हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, इस वीडियो में 2016 में आए हुए टीजीटी हिंदी के पेपर का पूरा व्याख्यात्मक हल बताया जा रहा है। आप इसे देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको बताना चाहेंगे एक क्लास का पार्ट 1 रहेगा। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन हल कराएंगे, बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में हल कराएंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जब ते श्याम सिधारे। पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन है करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या हास्य रस। तो आपको बताना चाहेंगे इसमें है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जी, अगला प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस और भयानक रस। तो दूसरे में दी है कि मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान को, ठीक है, पालने में झुला रही हैं और जो है गीत गा रही है उनको सुलाने के लिए, तो वात्सल्य रस हो जाएगा। इसमें माता और पुत्र का प्रेम वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन बोली का, किस बोली का बिहारी हिंदी से, ठीक है, संबंध नहीं है। बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, यही पूछा है। ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी नहीं पूछा है, ठीक है, तो अवधी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और मैथिली ये तीनों आती हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है। देखिए, वही प्रश्न फिर से पूछ लिया है, तो ये बिहार की है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन है ब्राह्मण, पैशाची, मागधी या अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का जो विकास है वह किस अपभ्रंश से माना गया है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बिहारी हिंदी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, पंजाबी का पैशाची अपभ्रंश और पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6, हिंदू मग पर पावन राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। अब इसमें ये पूछा है कि ये जो कथन है या कविता है किस बोली में है, ब्रज में है, भोजपुरी में, अवधी में या बुंदेली में। तो ये जो है अवधी भाषा में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मुहावरा है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या हानि पहुंचाना। तो इसका उत्तर जो होगा सब कुछ नष्ट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है कालिदास की दूसरी रचना है। कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, दस रूपक है या प्रतिमा नाटकम है। तो ये जो रचना है यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी रचना है। प्रश्न आ सकता है कि पहली रचना क्या है, तो पहली रचना है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, मालती माधव किसकी रचना है। भट्ट गोपाल की, भवभूत की, श्रीहर्ष या दंडी की। प्रश्न नंबर 9, तो मालती माधव जो है वो रचना है भवभूत की। किसकी है, भवभूत की है, और यह संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। भवभूत जो है संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के तुल्य माने जाते हैं। उत्तर रामचरित व महावीर चरितम इनके प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न नंबर 10, दस कुमार चरितम किसकी रचना है। कालिदास की, दंडी की, भवभूत की या
भाग की। तो संस्कृत के महान कवि दंडी, ठीक है, संस्कृत के महान कवि दंडी द्वारा 10 कुमार चरित्र जो है लिखी गई है। इनकी कुछ रचनाएं हैं काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। ठीक, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या रामनरेश त्रिपाठी? तो पुष्प की अभिलाषा की रचना का जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कवच चौहान, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा या उषा प्रेमवदा? बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 2016 में, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। मीरा की कुछ रचनाएं हैं निहार, नीरजा, यामा, गिल्लू। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत को, निराला को या बच्चन जी को? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत सारा क्वेश्चन है। साकेत है कि सामधेनी है, हल्दी घाटी है, परिप्रवास है? तो हरिऔध की परिप्रवास है, ठीक है, जो कि एक महाकाव्य है। परिप्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 15 कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या शिवरानी देवी? तो आपको बताना चाहेंगे कि कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है जो अमृत राय द्वारा लिखी गई है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? मंझन, कुतुबन, उस्मान या शेख नबी? बताना चाहेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा शेख नबी। कौन है? शेख नबी। सूरदास, अगला प्रश्न है सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य में संकलित हैं? सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सुरसरावली में या इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास की जो दृष्टकूट पद हैं वो साहित्य लहरी में संकलित है, याद रखिएगा। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसरावली, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 इनमें से कौन सी कृत केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थक मंजरी या विज्ञान गीता? आपको बताना चाहेंगे कि रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। और ये जो अनेकार्थ मंजरी है, यही ऑप्शन जो है नहीं कहा है, तो इसलिए अनेकार्थ मंजरी हो जाएगा। अनेकार्थक मंजरी के रचनाकार नंददास जी है। प्रश्न नंबर 19 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 1900 विक्रम संवत, 1500 1750 विक्रमी संवत या 1600 से 1885 विक्रमी संवत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 1700 से 1900 विक्रमी संवत। प्रश्न नंबर 20 रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, भ्रांत या रौद्र? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 जीवैषणा। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जीवधन ऐषणा या जीवधन ऐषणा या जीवैधन षणा या जीवधन ऐषणा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जीवधन ऐषणा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 प्रेमातुर। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? द्विग समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो प्रेम के लिए आतुर, ठीक है, प्रेम से आतुर या प्रेम के लिए आतुर, तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो सहस्तेन खादति में यानी वह हाथ से खाता है, तो करण कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी? तो कविता का मर्म का शब्द आया है, इसलिए षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक या संबंध विभक्ति जो भी है। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण
प्राण का वचन निर्धारित कीजिए, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, प्राण जो शब्द हैं, दर्शन शब्द हैं, ताक्षर शब्द हैं, वो सभी बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन जन, सतधन जन या सतधन जान या सतधन जन, सजधन धन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, सतधन जन। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। पहला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो ऋण मुक्त का अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ऋण से मुक्त, ठीक है, जिसमें से जो है अपादान कारक का पदसर्ग है, ठीक है, से अलगाव की स्थिति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, निर्वाण है, दशा, गति या चाल। तो मोक्ष का पर्यायवाची जो है मुक्ति होता है, यानी निर्वाण होता है, ठीक है, मुक्ति अर्थ होता है निर्वाण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, चर्म, चर्म चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम है, चमड़ा है, चित्र है या अंतिम है। आपको बताना चाहेंगे, जो चर्म शब्द है, चर्म और चरम एक समभिन्नार्थक शब्द युग्म है। चर्म का अर्थ होता है त्वचा, ठीक है, चर्म का अर्थ होता है त्वचा तथा चरम का अर्थ होता है पराकाष्ठा। ये शब्दों को उच्चारण के लगभग समान हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, उसे समभिन्नात्मक अर्थ कहते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा चरम। प्रश्न नंबर 30, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद की, वृंदावन लाल वर्मा की, उपेंद्रनाथ अस्त या कमलेश्वर की। तो ये रचना है कमलेश्वर जी की, ठीक है। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर के जो अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं उसमें लौटे हुए वो मुसाफिर, काली रात और डाक बंगला। प्रश्न नंबर 31, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को, सबरपा को, सहरपा को या चंद्रबरदाई को। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सहरपा को माना है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो उन्होंने जो है चंद्रबरदाई जो है या राजा मुंज को माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, सीसी सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो है मिश्र बंधु थे, ठीक है, जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास। तो चैतन्य महाप्रभु थे, ध्यान रखिएगा, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला है प्रश्न नंबर 34, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। तो ध्यान रखिएगा, जैसे नाम है अष्टछाप, तो 8 कवियों का विवरण मिलता है, ठीक है। तो 8 कवि कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, चतुर्भुज दास और शीत स्वामी, ये 8 कवि थे। प्रश्न नंबर 35, 1975 के बाद की कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या नवगीत। तो 1975 के बाद की जो कविताएं थी उनको अकविता नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, अकविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय या श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी के रचनाकार जो है उपन्यास के श्रीलाल शुक्ल जी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो सचेतन कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं महीप सिंह, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर या साए में धूप। तो अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साए में धूप दुष्यंत कुमार की है, ठीक है, दुष्यंत कुमार।
संसद संसद से सड़क तक धूमिल, ये है धूमिल। बाकी मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। प्रश्न नंबर 39, बाल्की शर्मा नवीन कृत काव्य में कौन सा इनमें से है? रेणुका, हम बिस्पाई, जन्म के, हिमकिरीटनी या मिलन? तो बाल्की शर्मा नवीन की हम बिस्पाई, जन्म के, ठीक है, ये इनकी रचना है। बाकी हिमकिरीटनी आपके ब्राह्मवृक्ष बेनीपुरी की जीत है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि में, रीतिमुक्त कवि में, रीतिसिद्ध कवि या स्वच्छंदतावादी कवि में? तो केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है, रीति ग्रंथ, ठीक है, रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। शिवा बावनी के रचयिता कौन हैं? जसवंत सिंह, केशवदास, भूषण या पद्माकर? तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वह कवि भूषण जी हैं, ठीक है। इनकी दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल? तो इनका जो एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, इनमें से भारतेंदु युगी लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र, राजकृष्ण दास? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 44 है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1930, 1935, 1950 या 1943? तो तार सप्तक लाए कौन? अज्ञे जी लाए साल 1943 में। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल के नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच? 45 नंबर, कब तक पुकारूं साल 1957 में आया, ठीक है। ये रांगे राघव का उपन्यास है, ठीक है, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव की है, बाकी ये सभी रचनाएं जो हैं ये यशपाल की हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 56, 1951, 1970? तो तीसरा सप्तक जो है साल 1959 होगा, साल 1959। ये दूसरा वाला मैं कर रहा हूँ 1959 में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर, पठार? तो मुंडा भाषा परिवार जो है छोटा नागपुर से रिलेटेड है, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य आते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, 48 में क्या है? निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है या योगरूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? तो नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका यानी योगरूढ़। देखिए योगरूढ़ में क्या होते हैं, सभी बहुब्रीहि समास वाले आते हैं शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो महाप्राण ध दूसरा और चौथा होता है च छ ज। तो इसको आयोग ने स्टार बना दिया था, कहने मतलब मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो महाप्राण प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ग होता है, जैसे ख, घ, छ, झ, ड़। यहाँ पे ज और ट महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है। पूछा गया प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी ये ज और ट ये महाप्राण नहीं बल्कि अल्प प्राण है। तो दो ऑप्शन यहाँ मैच कर रहे हैं, इसलिए इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, 24 अक्टूबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955 को? तो
तो ये भी प्रश्न जो है जहाँ तक है गलत है क्योंकि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, 14 अक्टूबर दिया हुआ है, क्योंकि 14 सितंबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म या करण कारक? तो अशोक ने पत्र पढ़ा, ये होगा कर्ता कारक, ठीक है। अशोक ने क्या किया? पत्र पढ़ा। इसमें अशोक पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसके साथ ने जो है प्रत्यक जुड़ा है, तो इसमें कर्ता कारक होगा, ध्यान रखिए। भ्रमर गीत का उपजीव्य कौन सा उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या शिव पुराण? 52 नंबर। तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। क्या कहता है? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में, ब्रजभाषा, मैथिली या हिंदी में? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54। इनमें से कौन संत निर्गुण धारा के नहीं हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास? तो तुलसीदास को छोड़कर, क्योंकि ये भक्ति काल के धारा सगुण भक्ति धारा में शामिल हैं, जो कि राम भक्ति धारा के अंतर्गत आएंगे, तो तुलसीदास नहीं है, बाकी सभी हैं। 55 नंबर। राघव चेतन, ध्यान रखिएगा कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? किस सूफी काव्य का पात्र है? तो मधुमालती है, मेघावती है, पद्मावत है या चंदायन? तो राघव चेतन जो है पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है, ठीक है, सूफी काव्य का पात्र पद्मावत से। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है कि कुदूबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? मेघावती है, मधुमालती है, हंस जवाहिर या चंदायन? तो कुदूबन द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है मृगावती। क्या है? मृगावती, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। क्या कहता है कि राम भक्ति शाखा में रसिको पासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास या नाभादास ने? तो कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने ही रसिक संप्रदाय की स्थापना भी की थी, ध्यान रखिएगा। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम या नरोत्तम दास? तो मदनाष्टक के जो रचयिता का नाम है वह है रहीम दास जी, ठीक है। वह मदनाष्टक खड़ी बोली में रचित है, ध्यान रखिएगा। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष का विलोम क्या है? विषाद है, प्रहर्ष है, खुशी है या नीरव है? तो हर्ष का विलोम जो होता है वह होता है विषाद, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता होगा, सूचक, प्रेषक या दूत? तो जो समाचार भेजता हो वो होता है संवाददाता। अगला प्रश्न है 61। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरती किया, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात? तो इसका ऑप्शन होगा एक करेला, हाँ, दूजे नीम चढ़ा। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सही, सी वाला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने 61 क्वेश्चन कर लिया है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले पार्ट में फिर आप अगला कुछ और प्रश्न देखेंगे। आप जानते हैं कि टीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं। तो नैषधीय चरितम किसकी रचना है? भास की, कालिदास की, श्रीहर्ष की या भारवी की? तो नैषधीय चरितम जो है बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है, तीन महाकाव्यों में से एक है, और इस महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्ष है, ठीक है। प्रश्न नंबर 63। इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की नहीं है? कवि माघ की नहीं है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, दशकुमारचरितम या शिशुपाल वधम?
यह प्रश्न दिया है, इसमें कवि माघ की है, नहीं है, ठीक है। तो शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है, ठीक है। इसमें जो है श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, या ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।